प्लीज़ डू लाइक शेयर। इवनिंग फ्रेंड्स, आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से है। मालदीव ने इजराइल के नागरिकों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के कार्यालय ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि गाज़ा में इजरायली हमले के विरोध में मालदीव ने ये कदम उठाया गया है। इजराइल ने प्रतिक्रिया देते हुए अपने नागरिकों को मालदीव न जाने की सलाह दी है। वहीं भारत में इजरायली दूतावास ने तो बाकायदा अपने देश के लोगों से मालदीव की जगह भारत आने की अपील की है। इजरायली दूतावास ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर नागरिकों के लिए भारत के खूबसूरत समुद्र तट वाले पर्यटन स्थलों की सूची भी जारी की है। नई दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जैसा कि मालदीव ने अब इजरायलियों के आने पर बैन लगा दिया है। नीचे दिए ये कुछ खूबसूरत अद्वितीय भारतीय समुद्र तट है। यहाँ इजरायली पर्यटकों का हार्दिक स्वागत होता है और बेहद आदर सत्कार दिया जाता है। इससे आगे इजरायली राजनयिकों द्वारा यात्रा की जगहों के आधार पर घूमने के लिए भारतीय समुद्र तट की तस्वीरें जारी की गई हैं। इजरायली दूतावास ने जिन खूबसूरत समुद्र तट वाले टूरिस्ट स्पॉट की तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पर लक्षद्वीप है। इसके बाद गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और केरल के समुद्र तट शामिल हैं। इजरायली दूतावास ने जिन जगहों की लिस्ट जारी की है वे भारत के मशहूर समुद्र तटीय टूरिस्ट स्पॉट हैं, जो किसी भी मायने में मालदीव से कम नहीं है। लक्षद्वीप की तो मालदीव अपने पर्यटन के लिए पहले से ही खतरे के रूप में देख रहा है। मालदीव के बेहद पास स्थित यह द्वीप समूह ठीक उसके ही जैसा है। इसराइल के विदेश मंत्रालय ने मालदीव के प्रतिबंध पर प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओरेन मामोर्स्टीन ने कहा है कि इजरायली नागरिकों को मालदीव की किसी भी यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। इसमें विदेशी पासपोर्ट वाले लोग भी शामिल हैं। जो लोग वर्तमान में मालदीव में हैं, उन्हें भी वहां से जाने पर विचार करना चाहिए। मालदीव में हर साल 10 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं, जिसमें इसराइल से लगभग 15,000 पर्यटक शामिल हैं। आइए हम बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान में अपने नागरिकों पर हमले को लेकर चीन की चिंताएं कम नहीं हो रही है। पाकिस्तान की जांच एजेंसियों ने मार्च में चीनी नागरिकों पर हुए आतंकी हमलों की जांच पूरी कर ली है। पाकिस्तान ने रिकॉर्ड समय में जांच पूरी होने के लिए पीठ ठोकी है, लेकिन चीनी अधिकारी इससे संतुष्ट नहीं है। चीन की ओर से पाकिस्तान की सेना और सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि बलूचिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों के खिलाफ जर्ब-ए-अब्ज जैसा विशेष मिलिट्री ऑपरेशन चलाएं। पाकिस्तान इस समय सैन्य ऑपरेशन चलाने की हालत में नहीं है। ऐसे में सवाल है कि ऐसे में पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर क्या करेंगे। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 26 मार्च को इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा के कोहिस्तान में दासू जलविद्युत परियोजना में काम करने जा रहे चीनी नागरिकों के काफिले पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया था। पाकिस्तान सरकार ने हमले की जांच करने और चीन की चिंताओं को दूर करने के लिए तुरंत पुलिस और खुफिया एजेंसियों की एक संयुक्त जांच टीम का गठन किया, जिसने अपनी जांच पूरी कर ली है। चीन अभी भी अपने नागरिकों की सुरक्षा पर फिक्रमंद है। चीन की बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियान की मांग सीपीसी और दूसरी परियोजनाओं पर काम कर रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा चिंताओं को दिखाती है। पाकिस्तान का चीन के अनुरोध पर इस तरह के आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू करने का इतिहास रहा है। 2007 में इस्लामाबाद में लाल मस्जिद ऑपरेशन उस वक्त के चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ की जनरल परवेज मुशर्रफ से मुलाकात के बाद शुरू किया गया था। चीन और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में ही 2014 में पाकिस्तानी सेना ने उत्तरी बलूचिस्तान में ऑपरेशन जर्ब-ए-अब्ज किया था। इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में मौतों और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों के अलावा काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ। जनवरी 2017 में इस्लामाबाद और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सुरक्षा विश्लेषक मारिया सैफुद्दीन इफेडी ने दावा किया था कि जर्ब-ए-अब्ज ऑपरेशन से पाकिस्तानी सेना को $1.9 बिलियन का नुकसान हुआ था। चीन फिर से इसी तरह का ऑपरेशन चाहता है, लेकिन ये संभव नहीं दिखता है। चीन के बड़े पैमाने पर सैन्य ऑपरेशन की मांगना चीन के लिए संभव नहीं लगता है। इसकी एक वजह यह है कि चीन टीटीपी और उसके सहयोगी अफगानिस्तान में छिपे हुए हैं। पाकिस्तानी सेना सीमा पार ऑपरेशन करेगी तो फिर क्षेत्र में एक बड़ा संघर्ष शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बलूच विद्रोह भी एक जटिल मुद्दा है। बलूचिस्तान में पहले से ही विद्रोहियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। पाकिस्तानी सेना की छोटी सी भी गलती क्षेत्र में गृह युद्ध जैसी स्थिति को वजह बन सकती है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी इस समय सेना के किसी बड़े ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देती है। पाकिस्तान अर्थव्यवस्था गहरे संकट से जूझ रही है। सैन्य ऑपरेशन के खर्च के अलावा बड़ा डर है कि इस तरह का माहौल निवेश के लिए जरूरी सुरक्षित माहौल को भी खतरे में डालेगा। ऐसे में सऊदी अरब और दूसरे अरब देशों से आने वाला निवेश भी रुक सकता है। इतना ही नहीं, IMF से मिलने वाले कार्यक्रम में भी इससे अड़चनें आ सकती हैं। साफ है कि बढ़ते कर्ज संकट और नकदी कमी से जूझ रहा पाकिस्तान जर्ब-ए-अब्ज की तर्ज पर एक और बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियान को फिलहाल नहीं चला सकता है। आइए हम EU के बारे में बात करें। यूरोपीय संघ EU की विमानन सुरक्षा एजेंसी ने एक बार फिर पाकिस्तान को झटका दिया है। एजेंसी ने पाकिस्तान की उड़ानों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। वहाँ के स्थानीय मीडिया ने यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी का हवाला देते हुए कहा है कि उड़ानों को फिर से शुरू करने की अनुमति देने का कोई कारण नहीं मिला है। इसमें पाकिस्तानी एयरलाइंस शामिल है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस सहित पाकिस्तानी एयरलाइंस पर प्रतिबंध जारी रखने के अपने फैसले को बरकरार रखा है। बता दें, यह फैसला यूरोपीय संघ की हवाई सुरक्षा समिति द्वारा किए गए व्यापक
मूल्यांकन के बाद आया है, जिसमें पाकिस्तान नागरिक उड्डयन प्राधिकरण का ऑन साइट मूल्यांकन और पाकिस्तानी विमानन कंपनी फ्लाई जिन्ना और एयरब्लू लिमिटेड का नमूना मूल्यांकन शामिल है। 27 से 30 नवंबर 2023 के बीच आयोजित ऑन साइट मूल्यांकन में मुख्य रूप से सुरक्षा सुनिश्चित करने में पीसीए की निगरानी, भूमिका और जिम्मेदारियों की जांच की गई। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के प्रति पीसीएए की प्रतिबद्धता, तकनीकी रूप से कुशल कर्मियों की मौजूदगी को स्वीकार करते हुए मूल्यांकन दल ने कई कमियों को उजागर किया। कमियों के बावजूद मूल्यांकन में उड़ान योग्यता या कार्मिक लाइसेंसिंग और प्रशिक्षण संगठनों के संबंध में कोई बड़ी चिंता सामने नहीं आई, जिन्हें पर्याप्त स्टाफ वाला माना गया था। जांच करने के बाद फ्लाई जिन्ना की ओर रिकॉर्ड कीपिंग और निष्कर्षों के प्रबंधन में सुधार करने को कहा गया था। मूल्यांकन निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया देते हुए पीसीएए ने इस साल 6 मई को एक व्यापक सुधारात्मक कार्रवाई योजना कैप पेश की। 14 मई को यूरोपीय संघ की वायु सुरक्षा समिति के समक्ष एक सुनवाई के दौरान पीसीएए मुद्दों के समाधान के लिए उठाए गए कदमों पर दस्तावेज पेश किए। वर्तमान में यूरोपीय संघ ने पाकिस्तानी उड़ानों पर प्रतिबंध बरकरार रखा है। वहीं सदस्य देशों से अनुपालन की पुष्टि के लिए निरीक्षण करने का आग्रह किया है। संघ ने चेतावनी दी है कि सुरक्षा जोखिमों का कोई भी संकेत आगे की कार्रवाई को प्रेरित कर सकता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के सर्वोच्च महत्व पर जोर दिया है। आइए हम बात करें पाकिस्तानी सेना की खौफ के बारे में। भारत में पीओके को लेकर मोदी सरकार के आक्रामक रुख के बीच पाकिस्तान की सेना खौफ में जी रही है। पाकिस्तान के इस डर का खुलासा अब सैटेलाइट तस्वीरों से भी हो गया है। ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की सेना ने अपने परमाणु अलर्ट के स्तर में बदलाव कर दिया है। पाकिस्तान अब पहाड़ों के अंदर साइलों का निर्माण कर रहा है ताकि अगर भारत की ओर से हमला किया जाता है तो उसके परमाणु बम बचते रहें और तेजी से पलटवार किया जा सके। यही नहीं, पाकिस्तान अगर पहले परमाणु हमला करता है तो उसकी गोपनीयता बनी रहे। हाल ही में पाकिस्तान की ओर से बयान आया है कि वो परमाणु बम को लेकर नो फर्स्ट यूज की नीति का पालन नहीं करता है। भारतीय सेना के पूर्व कर्नल सैटेलाइट तस्वीरों के चर्चित एक्सपर्ट विनायक भट्ट ने ट्वीट करके बताया कि पाकिस्तान इसलिए साइलो बना रहा है ताकि परमाणु वॉलेट फिर चाहे वे मिसाइलों से अलग ही क्यों न हो, उसे सेंसर के जरिए पता नहीं लगाया जा सकता। रिटायर्ड कर्नल भट्ट ने बताया कि इस नए साइलों को भूमिगत लॉन्च सुविधा केंद्र नाम दिया गया है, जो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन ने अपना परमाणु रुख का युद्ध का डिज़ाइन बदल दिया है। इसके तहत लंबी दूरी की मिसाइलों को न्यूक्लियर फर्स्ट यूज स्ट्रेटेजी में शामिल किया गया है। विनायक भट्ट ने बताया कि पाकिस्तान ने कराची और हैदराबाद शहरों में स्थित परमाणु सुविधा केंद्रों में विशेष रेड जोन बनाया गया है, जहां पर दोहरी बाड़ लगाई गई है। उन्होंने कहा कि यह प्रत्यक्ष रूप से दर्शाता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टेटस में बड़ा बदलाव कर दिया गया है ताकि बहुत तेज़ी से परमाणु हथियारों को लॉन्च के लिए तैयार किया जा सके। पाकिस्तान ने परमाणु ठिकानों के ढांचों में घुसने के लिए बनाई सुरंगों के बाहर कई ढांचे बनाए जा रहे हैं। इसके तहत कंक्रीट की परतें, स्टील प्लेट, विस्फोटक स्टील प्लेट आदि को लगाया जा रहा है। भारतीय विशेषज्ञ ने बताया कि पाकिस्तान की कोशिश है कि इस तरह से भारतीय सेना के किसी हमले की सूरत में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को बचाया जा सके। बता दें कि पाकिस्तान के पास 170 से ज़्यादा परमाणु बम हैं। कई विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान ने टैक्टिकल परमाणु बम बनाने में भी सफलता हासिल कर ली है। इन परमाणु बमों को हवा, पानी और ज़मीन के जरिए दागने के लिए पाकिस्तान ने गौर, गजनवी जैसी कई मिसाइलें और मिराज तथा JF-17 जैसे फाइटर जेट को तैनात कर रखा है। इस बीच पाकिस्तान ने हाल ही में ऐलान किया था कि उसकी कोई नो फर्स्ट यूज़ की नीति नहीं है। इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान को लगता है उसके ऊपर बड़ा खतरा है तो परमाणु बम का पहले भी इस्तेमाल कर सकता है। वहीं भारत की बात करते हैं, हिंदुस्तान आज भी नो फर्स्ट यूज़ की नीति का पालन करता है। भारत का कहना है वो किसी पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर एटमी हमला होता है उसका बहुत ही करारा जवाब परमाणु हथियारों से दिया जाएगा। भारत के पास 165 के करीब परमाणु बम हैं। नागपुर की जिला अदालत ने शासकीय गोपनीयता अधिनियम OSA के तहत ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व अभियंता निशांत अग्रवाल को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने और गोपनीय जानकारी देने का दोषी ठहराते हुए सोमवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत के आदेश के मुताबिक अग्रवाल को 14 साल तक सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी और उस पर 3000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अतिरिक्त सत्र अदालत के न्यायाधीश MV देशपांडे ने अपने आदेश में कहा कि अग्रवाल को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66F और शासकीय गोपनीयता अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत किए गए अपराध के लिए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 235 के तहत दोषी करार दिया जाता है। विशेष लोक अभियोजक ज्योति वजानी ने बताया कि अदालत ने शासकीय गोपनीयता अधिनियम के तहत अग्रवाल को उम्र कैद और 14 साल की सश्रम कार्रवाई की सजा सुनाई और 3000 रुपये का अर्थदंड लगाया। अग्रवाल नागपुर स्थित कंपनी के मिसाइल केंद्र में तकनीकी अनुसंधान प्रभाग में कार्यरत थे। उन्हें 2018 में सैन्य खुफिया प्रभाग उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में के आतंकवाद विरोधी दस्ते ATS के संयुक्त अभियान के तहत गिरफ्तार किया गया। ब्रह्मोस एयरोस्पेस के पूर्व अभियंता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और सख्त शासकीय गोपनीयता अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अग्रवाल 4 साल से ब्रह्मोस के केंद्र में कार्यरत था और पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस को संवेदनशील तकनीक जानकारी देने का आरोपी था। ब्रह्मोस एयरोस्पेस भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और रूस के मिलिट्री इंटेलिजेंस
कंसोर्टियम का संयुक्त उद्यम है। अग्रवाल को बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने पिछले साल अप्रैल में जमानत दे दी थी। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नई खबरों के साथ। धन्यवाद।